हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के सीके कुछ कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी लोग क्लास में अपनी उपस्थिति एक बार सुनिश्चित करिए सभी लोग, और इसके बाद प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पठो पाठन क्रिया को नियमित रूप से संचालित किए होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके समक्ष पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024 और 25 के अनुसार कितनी सामान्य रेल बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। प्रश्न है आपके सामने कि कितने सामान्य जनरल बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000। और सही उत्तर की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर है आपका 40,000 सामान्य रेल डिब्बे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत एक्सप्रेस के मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय बजट 2024 और 25 के अनुसार जो रेलवे का जो बजट निकल करके आया था उसमें से इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि 40,000 सामान्य जनरल डिब्बों को वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुरूप उन्नत किया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। एमटीएस 2019 में पूछा गया इसे। टुंड्रा क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या पर्वतीय वन क्षेत्र। सभी लोग इसका आंसर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। कौन सा क्षेत्र है जहां वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई है वो लगभग बराबर होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये होता है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र प्यारे अभ्यर्थियों, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह जो क्षेत्र है यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और यहाँ पूरे वर्ष भर लगातार सूर्य की रोशनी का अनुभव होता रहता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई होती है प्यारे अभ्यर्थियों वो लंबाई आपकी बराबर होती है। ऐसे क्षेत्रों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीचों बीच स्थित होते हैं, यानी कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ऐसे क्षेत्र आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाए प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न है कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सबसे स्थिर खनिज कौन सा है। और बात करें यहाँ पे क्वार्ट्ज, ओलिवाइन, पायरोक्सिन या फिर एम्फीबोल। एनटीपीसी 2021 ने पूछा इसे कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सबसे स्थिर खनिज कौन सा है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, यानी कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान अगर सबसे स्थिर अगर कोई खनिज रहता है तो वो आपका क्वार्ट्ज है, क्योंकि ये रासायनिक और भौतिक अपक्षय के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। यानी कि रासायनिक और जो भौतिक अपक्षय होते हैं इन दोनों अपक्षय के प्रति ये अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। साथ ही साथ बात करें इसके निर्माण शैली की तो ये जो है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है आपका जो क्वार्ट्ज जो होता है। इसके साथ साथ अगर हम ये फैक्ट में जानने का प्रयास करें तो भूपर्पटी में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों में से एक आपका क्वार्ट्ज भी है प्यारे अभ्यर्थियों, जो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाएं। और अगला प्रश्न है कि पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा में किस संगठन का इतिहास है। CHSL 2023 ने इससे पूछा है प्यारे अभ्यर्थियों कि ये जो है नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, साथ ही साथ 82 ईयर्स ऑफ गोल्डन सागा, 80 ईयर्स ऑफ गोल्डन सागा नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक में किस संगठन का इतिहास है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें ऑप्शन देखिएगा, ITBP, BSF, CRPF या फिर CISF। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर आपका केंद्रीय CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं इसे। ठीक है, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। ठीक है, तो
बात करें सही आंसर की तो सही उत्तर होगा आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए अमित शाह ने 19 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में नेशन फर्स्ट 82 ईयर्स ऑफ गोल्डन सागा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक 1939 में अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास का पता लगाती है। साथ ही साथ बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इस पुस्तक में सीआरपीएफ की यात्रा, सीआरपीएफ की चुनौतियां, उनकी सफलताओं और उनके बलिदानों का एक विस्तृत विवरण शामिल है इस पुस्तक में। इस पुस्तक का विमोचन 19 फरवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर आ जाए और अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को कब मनाया जाता है? 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर या फिर 25 जनवरी? दिल्ली पुलिस 2020 ने पूछा था इसे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मतदाता दिवस आपका प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो देखिए 1950 में भारत में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश में पहली बार 2011 में मनाया गया। बात करें इसके मनाए जाने के कारणों की तो प्यारे अभ्यर्थियों मतदान के लिए जो पात्र सभी व्यक्ति हैं इन सभी पात्र व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ सुविधा प्रदान करना और उनका पंजीयन सुनिश्चित कराना, ये सभी आपके इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाए और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन यानी सीनियर सिटीजन जो हेल्पलाइन है, एल्डर लाइन का क्या नंबर है? 12468 12345 10987 14567। कौन सा प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर है? और आपका सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों 14567। ये आपके भारत के एल्डर लाइन का नंबर है। यानी कि इसकी बात करें तो देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 28 सितंबर 2021 को सीनियर सिटीजन के लिए पहली बार एक टोल फ्री मतलब कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसका नंबर है 14567। प्यारे अभ्यर्थियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 28 सितंबर 2021 को इस हेल्पलाइन को जारी किया था। बात करें इस हेल्पलाइन जारी करने के क्या उद्देश्य थे तो प्यारे अभ्यर्थियों ये जो नंबर है ये नंबर पेंशन और सभी व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति जो कि सभी सीनियर सिटीजन हैं उनके कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और उनके मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस नंबर को भारत सरकार और स्पेशली आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं पेंशन से संबंधित जानकारी, कानूनी मुद्दों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी और जो मार्गदर्शन है वो इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहते हैं? यूपी SSSC 2017 ने पूछा है कि रोग उत्पन्न करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषाक्त पदार्थ, रोगजनक, डीकम्पोजर या फिर एंटीबॉडी क्या कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? सही आंसर करिएगा इसका। बात करें तो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो इन्हें कहते हैं बी ऑप्शन यानी कि रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले वायरस रोगजनक कहलाते हैं। ये जो रोगजनक वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या कृमि कुछ भी हो सकते हैं। रोग फैलाने वाले जो हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या कृमि कुछ भी हो सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ये बीमारी का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ जिससे सीधे मतलब कि संपर्क में हो या फिर दूषित भोजन से हो, जल या कीड़ों से हो आपका रोग फैल सकता है। यानी कि सीधे संपर्क से आपका रोग फैल सकता है, दूषित भोजन से रोग फैल सकता है, दूषित जल से, कीड़ों के काटने से, यानी इनसे आपका क्या रोग हो सकता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कुल कितने पुलिस मंडलों में विभाजित है? यूपीएसआई 2021 में इसे पूछा गया और सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 8। बात करें देखिए पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की स्पेशल अगर बात करें यहाँ पे तो प्यारे अभ्यर्थियों एक नज़र अगर डालें तो उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस जोन यानी पुलिस मंडलों की बात करेंगे तो पुलिस जोन है 8। पुलिस रेंज की बात करेंगे तो पुलिस रेंज मिलेंगी आपको यहाँ पे 18 और पुलिस जिले मिलेंगे आपको 75।
ठीक है। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सभी जोन की यानी सभी मंडलों की, तो आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी हो गया। ये 8 जोन हैं, ये 8 पुलिस जोन हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस मंडल? तो 8 पुलिस मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज? तो 18 पुलिस रेंज। बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले? तो 75 पुलिस जिले। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। और पूछा गया है कि भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? आरपीएफ 2016 ने इसे पूछा प्यारे अभ्यर्थियों कि पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? और यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इस जेल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 1 अगस्त 1940 को की गई थी। इसकी स्थापना आपकी लखनऊ में की गई थी 1 अगस्त 1940 को। इसे पहले बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो जेल और जेल के साथ साथ कैंप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में यहाँ पे जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए बाद में इसको स्थापित कर दिया गया। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र में 1 अगस्त 1940 को स्थापित किया गया था। पहले यहाँ पे इसका प्रयोग, इस जेल प्रशिक्षण विद्यालय का प्रयोग जेल की ही भांति होता था, लेकिन बाद में यहाँ पे जेल के जो कर्मचारी हैं, जेल के जो कार्मिक हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना बाद में कर दी गई। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों लद्दाख। हमेशा याद रखना है, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी हमेशा याद रखना है कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्व है आपका लद्दाख। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो तिब्बती बौद्ध हैं, इन तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाला जो हेमिस महोत्सव है, इस हेमिस महोत्सव 2024 में इसका आयोजन 16 और 17 जून को लद्दाख में किया गया। ठीक है, 16 और 17 जून को लद्दाख में किया गया हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो तिब्बती बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं यानी कि उनके बौद्ध भिक्षुकों द्वारा किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें ये जो 2 दिवसीय जो आयोजन होता है इस हेमिस महोत्सव का, इसका आयोजन प्यारे अभ्यर्थियों लद्दाख के बहुत पुराने जो बौद्ध मठ है हेमिस मठ को बौद्ध मठ के रूप में भी मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो लद्दाख के हेमिस मठ में बौद्ध मठ में एक तरीके से विशेष संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देने वाला ये आयोजन किया गया। लद्दाख में 2 दिवसीय जो आयोजन चला, यह एकदम से हेमिस मठ को जीवित रंगों से, संगीत से और आध्यात्म की एक दुनिया से भर देने वाला, उस एक ऊर्जा से भर देने वाला एक महोत्सव रहा है ये, जिसे लद्दाख में मनाया गया। और लद्दाख में मनाया जाने वाला है आपका 16 और 17 जून 2024 को कौन सा? हेमिस महोत्सव 2024। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के क्विज के लास्ट क्वेश्चन की कि सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है? खान प्रहरी, खान रक्षक या फिर खनन प्रहरी? यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप का नाम है प्यारे अभ्यर्थियों खनन प्रहरी। क्या नाम है प्यारे अभ्यर्थियों? खनन प्रहरी नामक एक जो है तो आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो खनन प्रहरी जो मोबाइल ऐप है, ये खनन प्रहरी जो मोबाइल ऐप है प्यारे अभ्यर्थियों, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार की ई गवर्नेंस पहल के रूप में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो अनाधिकृत खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आपका खनन प्रहरी और CMSMS, हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, CMSMS यानी कि 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, CMSMS और आपका खनन प्रहरी। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर के और गवर्नेंस को सुचारू रूप से रन करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया है कि खनन प्रहरी और CMSMS नामक 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं प्यारे अभ्यर्थियों।
बात करें प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की, तो कल की कक्षा में मैंने आपसे पूछा था कि काला सागर निम्न में से किस देश की सीमा को छूता है प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर होगा आपका वहाँ पर यूक्रेन। क्या होगा सही उत्तर? यूक्रेन होगा प्यारे अभ्यर्थियों। काफ़ी सारे लोगों ने इसके सही आंसर्स दिए हैं। फिलहाल अभी जिस समय हम लोग क्लास कर रहे हैं उस समय तक अभी आपके किसी के भी प्रश्न आप मेरे समक्ष नहीं आए प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। आप लेकिन फिर भी आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। और इससे बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का जो सवाल कार्यक्रम है तो वो बिल्कुल सिंपल है। और सवाल आज का है कि माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? हमेशा इसको याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। इसका सही आंसर पहुंचाइएगा हम तक प्यारे अभ्यर्थियों। और जैसे कि आप सभी लोग इसका क्लास देखते हैं और अगर लास्ट तक अगर आप मेरी क्लास देखते हैं और आज के सवाल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं अगर आप लोग, तो इसका आंसर हमें जरूर भेजा करिए, ठीक है। अभी तक आपका प्रश्न मुझे नहीं आपके इसके प्रश्न के अभी सही आंसर मुझे प्राप्त नहीं हुए प्यारे अभ्यर्थियों। तो क्लास देखिए, क्लास के साथ साथ जो लास्ट में पूछा गया इसे हमेशा याद भी रखिए, हो सके तो इसे नोट भी किया करिए और इसका सही आंसर भी किया करिए, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। नमस्कार, शुभ रात्रि।